धन्यवाद। आर्यन सिविल क्लास में मैं पुनः अविनाश कुमार मौर्य साइंस को लेकर उपस्थित हूँ। तो ध्यान दें, रसायन विज्ञान का गैसों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आप जानते हैं, यह गैसों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसा कोई प्रतियोगी परीक्षा नहीं है जिसमें गैसों से संबंधित प्रश्न न आता हो। अर्थात सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो गैसों पर आधारित है। आप जानते हैं कि तमाम गैसें हैं जो अलग अलग सिलेंडरों में भरी रहती हैं, अलग अलग स्थानों से निकलती हैं, लेकिन आप उन सभी स्रोतों में से निकलने वाली गैसों के बारे में आप पूर्ण रूप से नहीं जान पाते हैं। तो ध्यान दीजिए, हम सबसे पहले चलते हैं तमाम सिलेंडरों में रहने वाली गैसें कि जो तरह तरह के हमको सिलेंडर दिखाई देते हैं। जैसे आपका घर पर रसोई गैस सिलेंडर जो होता है, आपका कहते हैं एलपीजी, रसोई गैस सिलेंडर, जिसमें आप कहते हैं कि कौन सा गैस है, तो आप कहते हैं एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अर्थात एलपीजी ही नहीं होती, एलपीजी की घटक गैसें होती हैं। ये तो एक तरह से कहा जाए तो उन घटक गैसों का यह एक तरह से मिश्रण है एलपीजी। लेकिन एलपीजी में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है, तो आप बताएंगे कि ब्यूटेन। ब्यूटेन जो है लगभग 70%, लगभग जो है 70% ब्यूटेन गैस होती है और दूसरे नंबर पर आपका प्रोपेन गैस होती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा सूत्र पर भी ध्यान दे देना है। C4H10, C4H10 ब्यूटेन का सूत्र होता है, जबकि प्रोपेन का होता है C3H8। कारण क्या? कभी कभी मान लीजिए कि आपको सूत्र ही दे दिया और पूछ दिया कि एलपीजी में कौन सी घटक गैस सबसे प्रमुख रूप से भरी जाती है, तो वह है आपका ब्यूटेन। और जब लगभग ये 70%, तो लगभग ये 30%। तो यह एलपीजी में घटक गैसें होती हैं ब्यूटेन और प्रोपेन। इसके बाद ध्यान दें, हम जानते हैं कि जो ब्यूटेन और प्रोपेन गैस होती है, ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होती है। न इनका कोई रंग होता है, न कोई इनका गंध होता है, और न ही कोई इनका स्वाद होता है। तो एक प्रश्न उठता है कि जब एलपीजी सिलेंडर से स्रावित होता है तो महकता क्यों है? तो ध्यान दें, एलपीजी के महकने के लिए, अर्थात ब्यूटेन और प्रोपेन जब निकलेगी तो उसमें से गंध आने के लिए एक एलपीजी में अलग से मेथिल मरकैप्टन या कभी कभी मेथिल मरकैप्टन न होकर के आपको दे सकता है एथिल मरकैप्टन। लेकिन ध्यान रहे, चाहे आपको मेथिल कहे या चाहे एथिल कहे, केवल छोटे भाई और बड़े भाई का अंतर है। जैसा कि एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य मेथिल, एल्किल श्रेणी का, और एथिल का ये द्वितीय होता है। तो यहाँ पर ध्यान दें, आपको चाहे मेथिल मरकैप्टन लिखे या एथिल मरकैप्टन लिखे, दोनों यह किसके लिए प्रयुक्त होता है? गंध के लिए। गंध के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है। बात कभी कभी आपको सूत्र कह दे तो सूत्र के लिए CH3SH, या इसको कह दें तो C2H5SH, इसी को कहते हैं मरकैप्टन। कभी कभी आपको न मेथिल दे न एथिल दे, तो केवल मरकैप्टन भी याद रहे तो आपको काम चल जाएगा। तो ध्यान दीजिए, आप जान गए रसोई गैस सिलेंडर जिसमें एलपीजी की प्रमुख गैसें होती हैं ब्यूटेन और प्रोपेन, और उसमें गंध के लिए प्रयुक्त किया जाता है आपका मेथिल मरकैप्टन। इसके बाद देखिए, ये तो एक सिलेंडर हो गया जो हमारे घर पाया जाता है। इसके बाद आपको दूसरा सिलेंडर
जैसे आपका कोई भी पाइप टूट जाता है, जाते हैं गैस वेल्डिंग कराने के लिए, तो बात उठती है मन में कि जो गैस वेल्डिंग वाला सिलेंडर होता है, मतलब उस सिलेंडर में कौन सी गैस होती है जो गैस वेल्डिंग का कार्य करती है। तो यहाँ पर ध्यान दें, गैस वेल्डिंग में, गैस वेल्डिंग, वेल्डिंग का मतलब आप जानते हैं जोड़ना, धातुओं को जोड़ना किसके मार्फत, गैस के मार्फत। तो गैस वेल्डिंग में आपका C2H2 जिसको कहते हैं एसिटिलीन, एसिटिलीन या इसका दूसरा नाम या IUPAC नाम कहें तो इसका नाम होता है एथाइन। तो ध्यान दें, गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाली, गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाली एसिटिलीन गैस, तो आपको 3 तरह से बता दिए, या तो सूत्र दे दे C2H2, या आपका साधारण नाम दे दे एसिटिलीन, या आपका IUPAC नाम दे दे एथाइन। तो यह मुख्य रूप से एसिटिलीन क्या है, गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाली गैस है। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। जैसे हमने 2 गैस सिलेंडरों की चर्चा कर दिया, अब तीसरा गैस सिलेंडर, जैसा कि आप देखते हैं कि जैसे ही हॉस्पिटल में जाएंगे, अस्पताल में जाएंगे, वहाँ पर ऑक्सीजन वाला आपको सिलेंडर दिखाई देगा। तो आपके तो दिमाग में है कि जो कृत्रिम ऑक्सीजन के लिए, कृत्रिम ऑक्सीजन के लिए प्रयुक्त होता है, कृत्रिम ऑक्सीजन के लिए, ठीक, इस कृत्रिम ऑक्सीजन के लिए जो सिलेंडर होता है, तो यहाँ पर बात यह ध्यान देना है कि आप जानते हैं कि उसमें ऑक्सीजन होता है, इतना तो सभी लोग जानते हैं क्योंकि कहते हैं ऑक्सीजन वाला सिलेंडर। लेकिन एक प्रश्न उठा दिया जाए कि उस सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ और कौन सी गैस भरी जाती है, अर्थात उस ऑक्सीजन के अलावा उस सिलेंडर में और कौन सी गैस भरी जाती है, तो आपका जवाब होना चाहिए हीलियम गैस, हीलियम। यह हीलियम, देखिए आपका जो ये ऑक्सीजन वाला सिलेंडर है, केवल अस्पताल में नहीं, पर्वतारोही उसको लेकर चढ़ते हैं, जो गोताखोर होते हैं समुद्र में प्रवेश करते हैं वो भी सिलेंडर लेकर प्रवेश करते हैं, लेकिन वहाँ पर ऑक्सीजन के साथ क्या मिला होता है सिलेंडर में, हीलियम। अर्थात कह सकते हैं O2 प्लस He, अर्थात ऑक्सीजन और हीलियम दोनों का मिश्रण होता है। कारण क्या, प्रकृति की बनावट है कि हमारी नाक जो है वायु से ऑक्सीजन लेती है और बाकी को हटा देती है। तो यहाँ पर हटाने के लिए भी कुछ चाहिए जो उस पर प्रभाव न डाले, इसलिए इसमें हीलियम का क्या करते हैं, मिश्रण लेते हैं। चलिए अब ये इस सिलेंडर के बाद आपको फिर ले चलते हैं सिलेंडर पर। आपके व्यवहारिक जीवन में आप जाएंगे, चाहे अस्पताल हो, कोई बड़ा कार्यालय हो या बैंक हो, वहाँ पर आपको एक सिलेंडर दिखाई देगा जिसको कहते हैं अग्निशमन, अग्निशमन। तो ध्यान दीजिए, अग्निशमन, जो अग्निशमन वाला क्या होता है, सिलेंडर। अब उस सिलेंडर में कौन सी गैस होती है, तो आपको जाहिर सा है कि बता देना है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। आप खुद उस सिलेंडर पर जाकर देखेंगे तो लिखा रहेगा 5 लीटर CO2, ठीक, पढ़ेंगे तब, क्योंकि अधिकांश पदार्थ है आप केवल देखना जानते हैं, पढ़ना नहीं जानते। जैसे हमारा वीडियो है, कुछ लोग थोड़ा सा देख करके छोड़ो रहने दो, अरे भाई जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको सारी बातें समझ में नहीं आएगी। तो ध्यान दें, अग्निशमन जो सिलेंडर है उसमें प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। इस आधार पर आप कह सकते हैं कि आग बुझाने वाली, अग्निशमन का मतलब आग बुझाने वाली, तो आग बुझाने वाली गैस कौन सी है, तो आग बुझाने के लिए यही है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कहा जाए कि आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो आग लगाने वाली कौन सी गैस है,
तो आप बताएंगे ऑक्सीजन, क्योंकि आप सभी जानते हैं अगर ऑक्सीजन न रहे तो कुछ जलने वाला नहीं है। तो ऑक्सीजन ही आग लगाने का काम करती है और कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने का काम करती है। तो चलिए, ये रहा है आपका अग्निशमन का सिलेंडर। इसके बाद मैं कुछ प्रमुख गैसों को लेकर चल रहा हूँ। जैसे आ जाता है कि जल गैस, ध्यान दीजिए, जल गैस या इसका दूसरा नाम वाटर गैस या इसका दूसरा नाम भाप अंगार गैस, भाप अंगार गैस। देखिए, पूछा जाता है कि जल गैस या वाटर गैस या भाप अंगार गैस, तीनों में से कोई भी पूछ दे तो उसका आपका एक ही जवाब होगा, और वह जवाब क्या होगा? CO+H2। अर्थात CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन। CO+H2 को ही कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन को ही जल गैस या वाटर गैस या भाप अंगार गैस के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कभी कभी आपको इस तरह भी लिख देगा CO+3H2, 3 भी देगा। क्यों देगा? क्योंकि आपको बस एक लाइन में बता दे रहे हैं कि मीथेन जब जल से क्रिया करती है तो आपका बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इसी को कहते हैं आप क्या? भाप अंगार गैस। तो क्यों यहाँ पर 3 रहेगा? तो बैलेंस ही कर देंगे। हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2, तो 4 2 6, तो 3 दूनी के 6, अब बाकी एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन। इसीलिए यहाँ पर 3 रखना आवश्यक होता है। और यही है आपका क्या? जल गैस या वाटर गैस या भाप अंगार गैस। तो आपको ये तो सूत्र में दिया है, आपको हिंदी में भी दे सकता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन। क्योंकि विकल्प में कोई ज़रूरी नहीं है कि सूत्र ही लिखे, आपको लिख सकता है कि जल गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन, दूसरा ऑप्शन दे देगा कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन, तीसरा दे देगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीलियम। इस तरह आपको 4 विकल्प बनाएगा। तो आपको यह याद रखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन, CO+3H2 या CO+H2। आपके सामने मैंने 3 बातें रख दी है, इसमें से जो भी विकल्प में आएगा आप उस सिद्धांत के साथ जानते रहेंगे और बता देंगे। तो चलिए फिर आगे गैस से ही संबंधित ध्यान दें। इसी तरह आता है वायु अंगार गैस। ध्यान दीजिए, वायु अंगार गैस, वायु अंगार गैस का दूसरा नाम प्रोड्यूसर गैस। ध्यान दें, आप जब वीडियो को देख रहे हैं तो मैंने पहले ही बताया कि जब पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको एक एक गैस के बारे में बात मालूम चलेगी। ये नहीं कि 2 गैस देखे तो देखिए। देखने का उद्देश्य क्या है? मेरी संस्था जो है इस चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाना चाहती है, और पढ़ाने के लिए आप पढ़ने के लिए तत्पर रहें तब, क्योंकि इस समय हमारी संस्था YouTube चैनल के माध्यम से आपको ऑनलाइन कक्षाएं प्रोवाइड कर रही हैं, जिसका आप फ़ायदा इस ऑनलाइन में भी घर पर बैठकर ले सकते हैं। तो ध्यान दें, वायु अंगार गैस या प्रोड्यूसर गैस। तो प्रोड्यूसर गैस, जैसे आपको हमने अभी बताया कि वाटर गैस CO+H2, तो यह प्रोड्यूसर गैस होता है CO+N2। अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के मिश्रण को या तथा नाइट्रोजन को वायु अंगार गैस या प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। तो यहाँ पर आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड तथा, या प्लस कर सकते हैं या तथा हिंदी में लिखिए,
तथा नाइट्रोजन। ध्यान दें, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण ही वायु अंगार गैस या प्रोड्यूसर गैस कहलाता है। इसी प्रकार आते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट, जैसे अगर चर्चा किया जाए मेथेन गैस का। देखिए, आपको मेथेन गैस जिसको कहते हैं CH4, आपको पूरा डिटेल मैं मेथेन गैस के बारे में बता रहा हूँ। ये कहाँ कहाँ प्रयुक्त होती है। सबसे पहले आप सभी लोग जानते हैं कि इसको मार्स गैस कहते हैं। मेथेन गैस को ही क्या कहते हैं? मार्स गैस। अब बात आती है क्यों कहते हैं, क्या कारण है कि भाई मेथेन को मार्स कहते हैं? तो आप जाकर इंग्लिश के डिक्शनरी में देखिएगा, दलदल को अंग्रेजी में मार्स कहते हैं, दलदल को इंग्लिश में मार्स कहते हैं। और जब दलदल को इंग्लिश में मार्स कहते हैं तो दलदल से निकलने वाली गैस कौन सी है? मेथेन। तो दलदल से निकलने के कारण मेथेन को मार्स गैस कहा जाता है। अर्थात यहाँ पर जान सकते हैं कि मार्स बराबर क्या? दलदल। मार्स का मतलब क्या है? दलदल। और दलदली भूमि से यह मेथेन गैस निकलती है, इसलिए इसको मार्स गैस कहते हैं। दूसरा पॉइंट मेथेन पर, आप जानते हैं एक शब्द बायोगैस। बायोगैस जैसे गोबर होता है, गोबर से जो गैस निकलता है, पहले तो गोबर गैस प्लांट लगते थे, अब कम हो गया है या न के बराबर हो गया है। लेकिन जो बायोगैस होते थे, उस बायोगैस में आपका सबसे प्रमुख गैस है क्या थी? मेथेन। मेथेन के बाद एवं कर सकते हैं मेथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड। अर्थात अगर देखा जाए तो बायोगैस में लगभग 75% मेथेन गैस होती है और लगभग 20 से 22% जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। किसमें? बायोगैस में। लेकिन बायोगैस में मुख्य कौन सी गैस है? मेथेन। इसी तरह आगे चलिए, कहा जाता है, पूछा जाता है प्रश्न में कि धान की खेत में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो ध्यान दें, धान की खेत में पाई जाने वाली गैस आपकी कौन सी है? मेथेन। बायोगैस में कौन सी है? मेथेन। कैसे? प्रश्न आता है कि गेहूं की खेत में ये मेथेन नहीं होती है और धान की खेत में मेथेन गैस होती है, क्यों? तो आप कहेंगे कि मेथेन उस जगह से निकलती है जहां पर पदार्थ सड़ता है, गलता है। तो देखेंगे तो धान की खेत में पानी सदैव चलता है और उसकी पत्तियां नीचे से सड़ती रहती हैं और सड़ने के कारण उसमें से निकलता है मेथेन गैस। जबकि गेहूं में लोग पानी नहीं लगने देते, उसकी पत्तियां जल्दी सड़ने नहीं देते, इसलिए उसमें गैस नहीं निकलती है। तो इसके बाद जानेंगे मेथेन गैस। तो देखिए, मेथेन गैस प्राकृतिक गैस का घटक है। प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस, आपको याद दिला दें, जो पेट्रोलियम का कुआं है, जहां से पेट्रोलियम अर्थात कच्चा तेल निकाला जाता है, तो उस कुएं से कच्चा तेल निकलने से पहले उसमें से तमाम गैसें निकलती हैं जिनको हम नेचुरल या प्राकृतिक गैस कहते हैं। और उस गैस में यह मेथेन 80% होती है। मेथेन कितना होती है? 80%। एवं एथेन C2H6 जो एथेन है वो 10% और बाकी अन्य गैसें। जो नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैस है, उसमें 80% मेथेन होती है, 10% एथेन होती है और बाकी में अन्य गैसें होती हैं। तो यह आपका मेथेन है। मेथेन हमने यह भी बताया कि मान लीजिए घर का साग सब्जी फल का जितना छिलका है
कहीं ना कहीं हम एक जगह इकट्ठा करते हैं कूड़ेदान में। तो जहाँ पर इकट्ठा करते हैं साग सब्जियों फलों के छिलके, वहाँ धीरे धीरे वो सड़ेगा, और जब सड़ेगा तो वहाँ से निकलने वाली गैस होगी आपका क्या, मीथेन। तो चलिए और भी गैसों को देखा जाए। मीथेन के बाद आपको चलते हैं, जैसे प्रश्न होता है, पूछता भी है वनस्पत तेल से वनस्पत घी बनाने वाली गैस कौन सी है। तो आप कहेंगे कि वनस्पत तेल से क्या बनाने वाली, वनस्पत घी। तो ध्यान दें, वनस्पत तेल से वनस्पत घी बनाने वाली गैस है कौन, हाइड्रोजन। अर्थात कहा जाता है कि हाइड्रोजन गैस है जो वनस्पत तेल से क्रिया करके वनस्पत घी बना देता है। तो वनस्पत घी में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है, हाइड्रोजन। कभी कभी पूछ देता है वनस्पत तेल से वनस्पत घी बनाने में किस उत्प्रेरक का कार्य होता है। तो आपका जवाब होना चाहिए निकिल। किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है, तो निकिल उत्प्रेरक का। किस गैस का प्रयोग होता है, हाइड्रोजन गैस का। यहाँ पर मैंने दोनों का जिक्र कर दिया। इसी प्रकार आपका होता है कि अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं गैसों से संबंधित प्रश्न। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस पहला है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड पहले नंबर पर आता है, जो सबसे प्रमुख है, ये प्रमुख है। नहीं तो दूसरे स्थान पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 आता है, सेकेंड स्थान पर। कारण क्या, सल्फर डाइऑक्साइड जो वायुमंडल में उपस्थित रहती है, जैसे ही वर्षा होती है यह बहुत फास्ट घुलनशील है। अर्थात यह जल की एक आयतन में 650 आयतन घुल जाती है। कौन, सल्फर डाइऑक्साइड। इससे भी बहुत अधिक घुलनशील अमोनिया है, जो जल की एक आयतन में 1300 आयतन घुल जाती है। तो यहाँ पर आपको बता दें, सल्फर डाइऑक्साइड गैस अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है। लेकिन अगर पूछ दिया कि अम्लीय वर्षा के लिए अम्लीय वर्षा होती है तो उसमें कौन सा प्रमुख अम्ल होता है, तो आप बताएंगे यहाँ पर कि सल्फ्यूरस अम्ल। क्या बताएंगे, सल्फ्यूरस अम्ल ये प्रमुख होता है। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी सल्फ्यूरस अम्ल, क्योंकि जल से क्रिया कराकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है क्या, सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3। इसी तरह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी इसके बाद दूसरा घुलनशील गैस है जल में, जो घुल करके नाइट्रस अम्ल बनाता है HNO2। इसके बाद यह बनाएगा नाइट्रस अम्ल। और नाइट्रस अम्ल का आप सूत्र भी जान जाएं, HNO2। तो यहाँ पर अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी पहला गैस सल्फर डाइऑक्साइड, जो अम्ल बनाएगा सल्फ्यूरस अम्ल, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, और ये बनाएगा नाइट्रस अम्ल। इसके बाद ध्यान दें, एक प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी गैस कैंसर के इलाज में सहायक है। कैंसर के इलाज में, कैंसर के जांच में, कहें इलाज का मतलब वही जांच से है कि कैंसर का जांच करने में किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो आपका जवाब होगा रेडान। ये रेडान क्या है, तो अक्रिय गैस है। रेडान क्या है, अक्रिय गैस है। अब बता रहे हैं, एक किसी पर प्रश्न पूछ देता है कि कौन सा अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में उपस्थित नहीं है, जबकि हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन ये जो अक्रिय गैसें हैं ये वायुमंडल में उपस्थित हैं, लेकिन रेडान वायुमंडल में उपस्थित नहीं होता है। वायुमंडल में उपस्थित नहीं होता है, वायुमंडल में उपस्थित नहीं होता है। यह एक ऐसा नहीं होता है, यह एक ऐसा अक्रिय गैस है। तो आप जान गए कैंसर के जांच में रेडान जो अक्रिय गैस है
उसका प्रयोग होता है और यह रेडान वायुमंडल में उपस्थित न होने वाली अक्रिय गैस है। इसी प्रकार तमाम गैसें हैं, जैसे कह दिया जाए कि हमारे श्वसन की प्रक्रिया के लिए तो सभी लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसी प्रकार आपसे पूछा जाए कि फ्रिज में, एसी में कौन सी गैस पाई जाती है, तो तमाम लोग जानते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमारे ओजोन परत के संक्षारण के लिए उत्तरदायी है, नष्ट करने के लिए उत्तरदायी हैं। इस तरह आपको मैं तमाम गैसों के बारे में अभी और बताऊंगा। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।